Hello students, myself Dr. Preeti Sharma from Gyandeep Senior Secondary Public School Shikohabad. Students, we are reading the third chapter of your book Hornbill, Discovering Tut, the Saga Continues by A.R. Williams. We have started this chapter and I have also explained you who was Tut and what are the reasons that after his death his tomb was again discovered by archaeologists or scientists for forensic reconstruction. ये सारे डाटा हम पहले पढ़ चुके हैं। 1922 में उसके टॉम को पहली बार डिस्कवर किया गया, फिर उसके लगभग 80 ईयर्स बाद यानी नियर अबाउट इन 2005 again his tomb was discovered and his dead body was brought into the CT scan machine so that the archaeologists and scientists can reveal the unsolved mysteries behind his life and death, and how the visitors were curious to know the mysteries about his death. That also we have read, and how they were afraid of the curse which was associated with the body of Tut. ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी अक्सर पूछा जाता है कि what was the curse associated with the dead body of Tut, तो वो आपको आंसर पता होना चाहिए। आंसर है that जो आंसर ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, डेथ और मिसफॉर्च्यून फेलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। तो उसकी डेड बॉडी के साथ यही मिसफॉर्च्यून कि जो भी उसको डिस्टर्ब करेगा उसको या तो डेथ हो जाएगी या उसके साथ बहुत बुरा कुछ होगा। ये उसकी डेड बॉडी के साथ था। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाही हवास। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत दो इंपॉर्टेंट टर्म्स सुनने को मिलेंगे और उन्हें याद भी रखिएगा। एक है कार्टर, ठीक है, कार्टर। कार्टर कौन है? एक आर्कियोलॉजिस्ट है। इनका पूरा नाम है हावर्ड कार्टर, ठीक है। उन्होंने 1920 में, यानी हमने ऊपर डाटा में पढ़ा था 1922 में पहली बार इसके टॉम को डिस्कवर किया गया था, तो वो डिस्कवर करा था हावर्ड कार्टर ने, ठीक है। अब ये जाही हवास एक नया नाम आया, ये कौन है? जाही हवास अगले दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने, जो हमने अभी पढ़ा ऊपर 2005 5 जनवरी 2005 में जिन्होंने टट के टॉम को फिर दोबारा से डिस्कवर करा, ये वो आर्कियोलॉजिस्ट है जाही हवास। यानी दोनों नाम और उनके काम आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। कार्टर वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1920 में उसके टॉम को डिस्कवर किया गया, और जाही हवास वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने दोबारा 2005 में 5 जनवरी 2005 में तट के टॉम को डिस्कवर करा है। आगे ऑथर क्या बता रहा है, जब तट के टॉम में से उसकी डेड बॉडी को, उसकी मम्मी को या उसके स्केलेटन को बाहर निकाला गया, तो उसके स्केलेटन को देखकर जाही हवास ने क्या कहा? उन्होंने कहा, इन्वर्टेड कॉलम्स में स्पीच है, यानी ये जाही हवास के वर्ड्स हैं, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन। उन्होंने कहा ये जो मम्मी है, जो डेड बॉडी निकली है टॉम में से, वो बहुत ही खराब कंडीशन में निकली थी, उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। किस वजह से? बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डेड इन 1920। इस वजह से नहीं कि वो बहुत टाइम हो गया तो उसको दफन हुए, बट बिकॉज ऑफ वॉट हावर्ड कार्टर हैज डन विद दिस डेड बॉडी इन 1922। उन्होंने कहा हावर्ड कार्टर ने इस डेड बॉडी को जिस तरह से स्टडी करा, उस दौरान उन्होंने इस डेड बॉडी को जिस तरह से हैंडल करा, इसको जिस तरह से रखा उठाया, उसमें उन्होंने इसकी कंडीशन बहुत खराब कर दी है, ठीक है। अब जाही हवास का आगे इंट्रोडक्शन दिया है, वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्टियंस सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है। जाही हवास सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज आप जानते हैं, एंटिक्विटीज मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एंटीक चीज़ों की स्टडी करते हैं। एंटीक मीन्स एंशियंट, जो पुरानी चीज़ें हैं, या तो वो कहीं दफन हो गई हैं या कहीं पुराने किलों में, महलों में बंद है, उन चीज़ों की जो स्टडी करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी स्टडी करते हैं उनको एंटिक्विटीज़ कहते हैं, और जो पर्सन उनको स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जाही हवास एक ऐसी ही एंटिक्विटीज़ के सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल थे। एज ही
लीन्ड ओवर द डेड बॉडी। लीन्ड का मतलब होता है झुक कर देखा। जैसे ही जाही हवास ने डेड बॉडी को फॉर द फर्स्ट लुक पहली बार देखने के लिए उसके टॉम में झांक कर देखा तो उन्होंने यही बोला कि डेड बॉडी बहुत खराब कंडीशन में है। कार्टर, हावर्ड कार्टर, ये हावर्ड कार्टर का फुल नेम उन्होंने लिया कि कार्टर, जिनका पूरा नाम है हावर्ड कार्टर, दैट इज, ये उनका पूरा नाम है, वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। हावर्ड कार्टर जो थे वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे और जो जाही आवाज है वो इजिप्टियन आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है, ये डिफरेंस है। Who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। futile कहते हैं व्यर्थ का, अनरिजल्टिंग मीन्स ऐसी सर्च करना, ऐसा काम करना जिसका कोई पर्पज ही ना सॉल्व हो, मीन्स जिसका कोई रिजल्ट ना लेके निकले। तो जाही हवाज ने 1922 में फर्स्ट टाइम टट के टर्म को डिस्कवर किया गया था, लेकिन क्या हुआ था, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, मीन्स उन्होंने सालों तक ऐसे कई रिसर्च करे, ऐसे कई डिस्कवरीज करे, ऐसे कई काम करे जिनका कोई रिजल्ट नहीं आया, मीन्स सालों उन्होंने ढूंढा, उन्हें कुछ नहीं मिला, तब कहीं जाके 1922 में उन्हें पहली बार टट का टॉम मिला। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैंसेकन इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। इट्स कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब होता है उसके अवशेष, जितनी भी चीजें, जो कुछ भी टट की डेड बॉडी के साथ मिला, उसके जो कंटेंट थे दो, यद्यपि उन्हें क्या हुआ था, हैस्टली रैंसेक्ड। रैंसेक्ड का मतलब होता है इधर उधर रख देना, लापरवाही से, उनको बड़ी ही लापरवाही से रैंसेक किया गया, मीन्स उन्हें उधर उधर पटक दिया गया था या उनको बहुत लापरवाही से हैंडल किया गया था। किसने, हावर्ड कार्टर ने, वर्ड सरप्राइजिंगली कंप्लीट। लेकिन फिर भी जाही हवास को इस बात का सेटिस्फेक्शन था, वो सारे कंटेंट्स जो थे उसकी डेड बॉडी के, मीन्स उसकी डेड बॉडी के जितने भी पार्ट्स थे वो सब कंप्लीट थे, हालांकि हावर्ड कार्टर ने उनको बड़ी ही लापरवाही के साथ स्टडी करा, लेकिन फिर भी वो सारे उसके बॉडी पार्ट्स कंप्लीट थे, कुछ भी मिसिंग नहीं था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंड। जितने भी कंटेंट्स उसके साथ मिले वो अभी तक का जितना भी किसी भी डेड बॉडी के साथ जो ट्रेजर मिला है उसका सबसे बड़ा पार्ट बन गया है, मीन्स द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। किसी भी डेड बॉडी के साथ, किसी भी मम्मी के साथ इतना बड़ा रॉयल कलेक्शन नहीं मिला जितना बड़ा रॉयल कलेक्शन इस फेरोज लीजेंड। फेरोज मैंने आपको बताया, फेरो मीन्स होता है किंग, इस राजा के लीजेंड यानी इसकी कहानियों के साथ जितना बड़ा खजाना मिला है सोने का, उतना बड़ा खजाना आज तक किसी राजा के मम्मी के साथ नहीं मिला, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। क्या क्या मिला आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी डेड बॉडी के साथ क्या मिला है। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड। उसकी जो डेड बॉडी थी वो बड़े ही स्टनिंग मीन्स सरप्राइजिंग आर्ट फैक्ट्स, बड़े ही ऐसे शानदार कलाकृतियों के साथ मिली जो सोने की बनी हुई थी। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रीअश्योरेंस resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। जो कुछ भी चीज़ें तट की डेड बॉडी के साथ मिली उनसे एक बात तो बिल्कुल फैक्ट हो गई थी, मीन्ट अ गारंटी रिसुरेशन। रिसुरेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म, ठीक है। तो ये बात तो जाहिर हो गई थी कि जो इजिप्ट के लोग होते थे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था नेक्स्ट बर्थ में, उनको गारंटी थी इस बात की। कॉज्ड अ सेंसेशन, इस बात ने सेंसेशन मीन्स लोगों में बड़ा ही सेंसेशन पैदा कर दिया। एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, जिस समय टॉम को डिस्कवर करा और उसके साथ जो कुछ कंटेंट्स मिले, जो कुछ चीज़ें दफनाई गई, उन्हें देखकर इतना बिलीव हो गया था सभी लोगों को जो इजिप्टियंस होते थे उनको रीबर्थ में स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, इसीलिए उन्होंने टट के साथ इतना बड़ा खजाना दफन किया। क्यों करा था वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, आज भी सिर्फ उसी खजाने की वजह से, मीन्स उन सारी प्रेशियस थिंग्स की वजह से जो टट की डेड बॉडी के साथ बरीड की गई थी, आज भी टट की बॉडी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का पीस बनी हुई है। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद
एवरीडे थिंग्स। लेकिन टट के ऐसा नहीं है, राइटर कह रहा है कि टट की बॉडी के साथ केवल गोल्ड और प्रेशियस थिंग्स और ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स केवल यही दफनाए गए थे, नहीं, उसकी डेड बॉडी के साथ एवरीडे थिंग्स, रोज में जो टट चीजें यूज करता था, ट्यूटन खामून या टुट जो था रोज में जिन चीजों का इस्तेमाल करता था, इवन हिज everyday useful things were also buried along with his dead body. He would want in afterlife board games, Roser, linen, undergarments, cases of food and wine. अब उसके ट्रेजर के अलावा एवरीडे थिंग्स में टट के साथ उसके जो गेम्स थे, बोर्ड गेम्स मीन्स चेस वगैरह या जो भी वो खेलता था वो सारे गेम्स, उसका रेजर ब्रोजन का बना हुआ, उसके अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, खाना पीने का सामान और वाइन जो वो कंज्यूम करने का एडिक्ट था, तो ये सारी एवरीडे यूजफुल थिंग्स भी उसके डेड बॉडी के साथ बरी की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि वो ये मानते थे वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ। उन्हें ये विश्वास था, इजिप्टियंस को विश्वास था कि टट को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत उसके आफ्टर लाइफ, कौन सी लाइफ? मरने के बाद का जो जीवन होता है। इजिप्टियंस बिलीव करते थे दैट इवन आफ्टर डेथ व्हेन द बॉडी इज बरीड अंडर द ग्रेव, तो उसके बाद भी उस डेड बॉडी की या उस सोल की एक लाइफ होती है, और सोल को या डेड बॉडी को भी उन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनको वो जब वो अलाइव था तो वो यूज़ करता था। तो कहीं उसको इन चीज़ों की कमी ना हो, इस बात को नोटिस करके उसके टट की डेड बॉडी के साथ इजिप्टियंस ने कुछ उसके रॉयल ट्रेजर्स प्लस उसकी एवरीडे यूजफुल थिंग्स भी उसकी डेड बॉडी के साथ बरी की। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग ऑफ फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर, फ्यूनररी ट्रेजर बड़ा आसान है समझना, ट्रेजर एक ऐसा खजाना जो फ्यूनरल के टाइम पे यानी दाह संस्कार या किसी को बरी करने के टाइम पे उसकी कब्र में दफनाया जाता है। तो महीनों तक उसके फ्यूनररी ट्रेजर को स्टडी किया गया। किसने करा? कार्टर ने। ये कार्टर की बात है, जाही आवाज यहाँ पे हावर्ड कार्टर के बारे में बता रहे हैं कि हावर्ड कार्टर ने क्या करा था डेड बॉडी के साथ। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। उसके फ्यूनररी ट्रेजर को स्टडी करने के बाद हावर्ड कार्टर ने उसके कॉफिन को स्टडी करना शुरू करा, और उसके कॉफिन की स्पेशलिटी थी कि वो 3 नेस्टेड था। 3 नेस्टेड यानी इट वॉज डिवाइडेड इन 3 लेयर्स, उसमें 3 लेयर्स थी। ओपनिंग द फर्स्ट, जब कार्टर ने फर्स्ट लेयर को ओपन करा, ही फाउंड अ श्राउड, तो उसको एक श्राउड कहते हैं कफन को, ठीक है, तो उसको एक कफन मिला यानी एक कपड़ा मिला, अडोन्ड विद गार्लैंड्स, और उस श्राउड को गार्लैंड्स यानी फूल मालाओं से सजाया हुआ था। और वो किसके थे फूल? विलो के, ऑलिव लीव्स, ऑलिव आप जानते हैं जैतून, वाइल्ड क्लेरिली, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर। इन सारे फूलों को फूलों की मालाओं से उसके श्राउड को, उसके कफन को सजाया गया था। तो इनसे क्या पता चला? द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। इन सारे फ्लावर्स को देख के एटलीस्ट एक एविडेंस या एक उनको सबूत तो मिल गया कि टट का जो ब्यूरियल था या उसकी जो डेथ थी उसको मरने के बाद मार्च या अप्रैल के मंथ में दफनाया गया था, क्योंकि ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो इजिप्ट में मार्च और अप्रैल मंथ में मिलते हैं। When he finally reached the mummy, और जब हावर्ड कार्टर फाइनली मम्मी के पास पहुंचा, ठीक है, तो क्या हुआ? मीन्स 3 नेस्टेड कॉफिन था। ऊपर के कॉफिन में जो था, ऊपर का पार्ट जो है वो सबको पता है वो ग्लेडेड फेस था टट का। फिर उसने जब उसको खोला तो उसमें श्राउड मिला जिसमें ये सारे फ्लावर्स मिले, और फिर जब वो थर्ड लेयर यानी सबसे इनर पार्ट में पहुंचा जहाँ टट की डेड बॉडी या मम्मी रखी हुई थी, तो क्या हुआ? ही रेन इनटू ट्रबल, उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। देयर वाज अ बिग ट्रबल इन फ्रंट ऑफ हिम। द रिचुअल रेसन हैड हार्डन, क्योंकि जो रिचुअल का मतलब होता है पारंपरिक, ठीक है, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं मीन्स जो परंपराओं से, मीन्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं पुराना। रेसन कहते हैं एक तरह से एक स्टिकी मटेरियल, चिपचिपा, जिसको हम ग्लू भी कह सकते हैं, ठीक है, मीन्स एक ऐसा ग्लू टाइप का एक मटेरियल यूज किया गया था जिससे टट की मम्मी को उसके कॉफिन से पेस्ट किया गया था, चिपकाया गया था। तो
हावर्ड कार्टर के सामने मुसीबत ये आई कि जो ये रेसिन था, रिचुअल रेसिन था, हैड हार्डन, ये सख्त हो गया था, ये जम कर इतने सालों में बहुत सख्त हो गया था। सीमेंटिंग, एक तरह से सीमेंट की तरह उसने क्या कर दिया था, टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। उस रेसिन ने, उस स्टिकी मटेरियल ने, या हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं उस ग्लू ने तट की डेड बॉडी को उसके गोल्ड के कॉफिन के साथ बहुत कस के चिपका दिया था, क्योंकि वो सूख कर बहुत हार्ड हो गया था। जैसे कि हम सिंपल समझ सकते हैं, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ब्रिक्स को जब सीमेंट के साथ जोड़ा जाता है उस टाइम तो वो गीले होते हैं, लेकिन सूखने के बाद वो टाइट हो जाते हैं ना, उसी तरह से तट के बॉडी की कंडीशन हो गई थी। और क्या हुआ, ये इन्वर्टेड कॉलम्स में लाइन, यानी ये जाही आवाज की ही लाइन है, नहीं ये हावर्ड कार्टर की लाइन है, क्योंकि कार्टर बोल रहा है यहाँ पे, नो अमाउंट ऑफ लेजिस्लेटिव फोर्स कुड मूव देम एंड द sticky material has become so hard that the dead body or the mummy of the tooth cannot be separated with a legal amount of force from the coffin. उसके कॉफिन से उसकी डेड बॉडी को एक लीगल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के सेपरेट नहीं किया जा सकता था। मीन्स अगर हम कार्टर और उसके वर्कमैन कोशिश करते कि किसी तरह से फोर्सफुली उसकी डेड बॉडी को कॉफिन से सेपरेट कर दें तो वो उससे अलग नहीं होने वाली थी। इतना कस के उस ग्लू ने डेड बॉडी को कॉफिन के साथ स्टिक कर दिया था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हावर्ड कार्टर के सामने आई थी। एंड कार्टर रोट व्हाट वाज टू बी डन। और अब कार्टर इस मुसीबत में थे, वो सोच रहे थे अब क्या किया जाए, क्योंकि उनको डेड बॉडी की स्टडी करनी है और डेड बॉडी को स्टडी करने के लिए उसको उन्हें कॉफिन के बाहर भी निकालना पड़ेगा, लेकिन बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि इट हैज़ बीन फास्टेंड, इट हैज़ बीन स्टकन विद द गोल्ड कॉफिन बिकॉज ऑफ द रेसन। अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब हावर्ड कार्टर के माइंड में एक आइडिया आता है, वो सोचते हैं कि अगर वो इस मम्मी को बाहर धूप में रख दें, क्योंकि जो इजिप्ट है वो डेजर्ट है और डेजर्ट में जो सन होता है वो बहुत ही हॉट होता है। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस मम्मी को इसके कॉफिन के साथ बाहर धूप में रख दूं तो क्या होगा, जो जो सन है, जो धूप है, जो धूप की गर्मी है, बीट लाइक डाउन अ हैमर, वो हैमर का काम करेगी। वो जो धूप है और जो उसकी गर्मी है वो इस मम्मी को कॉफिन से सेपरेट करने के लिए एक हैमर का काम करेगी, क्योंकि ये जो इजिप्ट है वो साउथ में है वर्ल्ड के और यहाँ बहुत तेज धूप पड़ती है। तो उसे लगा कि अगर मैं इसे धूप में रख दूँ तो हो सकता है वो जो सन हीट है उससे वो जो रेसिन है, जो ब्लू है, वो मेल्ट हो जाए और बॉडी ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाए। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेसिन। इसलिए हावर्ड कार्टर ने उस मम्मी को बाहर धूप में निकाल के रख दिया ताकि वो जो रेसिन है, जो ग्लू है, वो लूज हो जाए, वो मेल्ट हो जाए। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक मम्मी जो है वो धूप में रखा रहा। देखिए ये पूरा मैप दे रखा है बेटा, इसमें बताया गया है वही कि कहाँ पर रहा होगा ये जो इजिप्ट है और जो मम्मी है। देखिए क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, द वैली ऑफ किंग्स। ठीक है, ये रहा द वैली ऑफ किंग्स कहाँ पर है, ये यहाँ पर इसका लैंडमार्क दे रखा है, जहाँ पर ये इजिप्टियन मम्मी जो है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसका स्टडी कर लेना एक बार। हम पढ़ रहे थे कि हावर्ड कार्टर ने किस तरह मम्मी को धूप में रख दिया ताकि वो गर्मी से उसका रेसिन जो है वो मेल्ट हो जाए। फिर क्या होता है, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री। उसने मम्मी को धूप में रख दिया और वो जो ब्लेजिंग, जो आग की तरह आग उगलता हुआ सूरज था ना, उसमें ये मम्मी लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी में घंटों तक रखी रही। बट नथिंग बस्ट, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बस्ट का मतलब कुछ नहीं, टूटा फूटा मीन्स मम्मी सेपरेट नहीं हुई। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट। तो जाही जो हावर्ड कार्टर हैं उसने साइंटिफिक डिटैचमेंट बड़ी निराशा के साथ रिपोर्ट करा है, लिखा है, द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैज टू बी चिज़ल अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स।
ठीक है। अब हावर्ड कार्टर ने रिपोर्ट करा, लिखा है अपनी बुक में कि अब उसे क्या करना पड़ा, द कंसोलिडेटेड, ये जो जमा हुआ, जो स्टिकन था, जो हार्ड मटेरियल था, हैड टू बी चेजल अवे, उसको चेजल अवे करना पड़ेगा। चेजल अवे का मतलब होता है हैमर से और जो छेनी होती है उससे काट काट कर, ठोक ठोक कर उसको अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा फ्रॉम द बीनीथ द लिम्स, उसके लिम्स यानी शरीर के अंगों को लिम्स कहते हैं, उसके शरीर के अंगों के नीचे से उसे काट काट कर निकालना पड़ेगा। एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज अवे द किंग्स रिमेन्स, ताकि उस ट्रंक में से किंग के रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब है उसकी डेड बॉडी, जो अवशेष थे, मीन्स उसका जो स्केलेटन था, उसको उठाया जा सके। इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि हावर्ड कार्टर ने लिखा है अपनी डायरी में कि अब उसको टट की डेड बॉडी को स्टडी करने के लिए, उसकी मम्मी को स्टडी करने के लिए अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है कि वो हथौड़े की और छेनी की सहायता से वो जो स्टिकी हार्ड मटेरियल है, जो ग्लू जो हार्ड हो गया जम के, उसको तोड़ तोड़ कर उसके बॉडी के नीचे से सेपरेट करे, ताकि उसकी डेड बॉडी को कॉफिन के बाहर निकाल सके। डेफिनेटली ये प्रोसीजर बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें उसके स्केलेटन या उसकी डेड बॉडी या उसकी मम्मी को भी नुकसान हो सकता है। जब वो हथौड़े से और छेनी से तोड़ेगा तो कोई ना कोई हड्डी या बोन कुछ भी टूटने का रिस्क है, लेकिन हावर्ड कार्टर कह रहा है कि अब उसे ये करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। इन हिज डिफेंस, और ऐसा करने से पहले हावर्ड कार्टर को ये भी डर है कि भाई आगे जाके लोग उसको ब्लेम करेंगे कि उसने एक एंटीक चीज को इतना हार्शली क्यों हैंडल करा, तो उसने अपने डिफेंस में, अपने बचाव में एक लाइन भी कह दी है, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कि उसके पास कोई चॉइस थी ही नहीं, उसको ये करना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता, इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को कॉफिन से कट करके फ्री नहीं करता, थीव्स most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove gold। उन्होंने कहा अगर हावर्ड कार्टर इस मम्मी को सेपरेट नहीं करता तो उसे पूरा डर था कि जो थीव्स हैं, जो चोर हैं, वो सर्टेनली क्या करते, सर्कमवेंटेड का मतलब होता है चीट करना, किसी को धोखा देना, गार्ड्स को धोखा दे देते, उन गार्ड्स को जो मम्मी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंड रिप्ड इट अपार्ट, और उस मम्मी को अपार्ट, उससे दूर कर देते, कॉफिन से सेपरेट कर देते, किसके लिए, टू रिमूव द गोल्ड, उस सारे सोने को रिमूव करने के लिए, उस सारे सोने को निकालने के लिए जो उस मम्मी ने या उस स्केलेटन ने पहना हुआ था, क्योंकि गोल्ड केवल टुट की बॉडी के साथ दफन ही नहीं था, उसको खूब सारा सोना पहनाकर दफनाया गया था। तो हावर्ड कार्टर कह रहे हैं अगर वो अब इस डेड बॉडी को सेपरेट करके उसकी स्टडी नहीं करेंगे और वापस उसको उसी तरह से जमीन में दफना देंगे, तो उन्हें इस बात का डर है कि अब लोगों को तो पता चल चुका है कि हवा जो टुट है वो उसके साथ कितना गोल्ड बरीड है, तो कभी ना कभी फ्यूचर में थीव्स जो हैं वो गार्ड्स को सर्कमवेंटेड करके, मीन्स उनको चीट करके, उनको बेहोश वेहोश करके, और ये सारा गोल्ड जो है डेड बॉडी से निकाल लेंगे, और ऐसा करने के लिए वो डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो खुद उस डेड बॉडी को कॉफिन से सेपरेट कर देंगे। उसको ये डर था और ये डिफेंस उसने दिया। हावर्ड कार्टर ने अपने को बचाने के लिए यही कहा कि अगर वो नहीं करता तो डेफिनेटली चोर कर देते सोने के लालच में, इसलिए उसको ये करना ही पड़ा। इन टट्स टाइम, क्योंकि तट के टाइम में रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, जो रॉयल्स होते थे, राजा लोग होते थे, वो बहुत ही अमीर होते थे, एंड दे थॉट और होप्ड, और उन लोगों को ये उम्मीद भी थी, दे कुड टेक द रिचेस विद देम, कि वो अपनी डेथ के बाद अपना सारा गोल्ड, अपना सारा रिचेस जो है वो अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेटर बियॉन्ड, मीन्स बाहर के दूसरी दुनिया की जर्नी में भी ले जा सकते हैं। किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिडेड गुड, ग्लिडेड गुड्स का मतलब होता है चमकदार चीज़ों से, इसलिए टुट को भी जो था वो बड़ी ही लेविश मीन्स शानदार विलासता वाली जो चीज़ें होती हैं, कंफर्टेबल सुनहरी चमकदार चीज़ों के साथ उसको दफनाया गया था, जिसके अंदर क्या क्या था, प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट, रिंग्स, एम्यूलेट्स, ceremonial apron, sandals, shells and fingers, shells for his fingers and toes,
मीन्स इतनी सारी चीज़ें, इस तरह के ऑर्नामेंट्स जितने भी थे, जैसे ब्रेसलेट हैं, नेकलेस हैं, एम्यूलेट्स हैं, और फिंगर्स के लिए रिंग्स वगैरह हैं, ये सारे इतने सारे एप्रोन हैं, कपड़े भी सोने के, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के साथ किंग टट की डेड बॉडी को दफनाया गया था। एंड द नाउ इकोनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, इवन उसका जो कॉफिन था और जो मास्क था वो भी गोल्ड का ही बना हुआ था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सारी चीज़ें सोने की बनी हुई थी। तो रॉयल्स रिच थे और उनके जो कॉफिन्स थे, उनकी जो मम्मीज थी वो भी बहुत लेविश थी, वो भी बहुत रिच थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोरमेंट्स, तट को उसके अडोरमेंट्स यानी उसके गहनों से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, कार्टर्स के जो मैन थे यानी उसके जो मजदूर थे, जो वर्कमैन थे, सबसे पहले उन्होंने उस मम्मी का हेड सेपरेट करा एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और उसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी का लगभग हर एक मेन जॉइंट को सेपरेट करा, तोड़ कर निकाला, ताकि वो उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके उसको स्टडी कर रहे हैं। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने एक बार ये सारा काम कर लिया, तो मीन्स उसको बॉडी को सेपरेट करके उसको स्टडी कर ली, तो फिर उन्होंने क्या करा, वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, तो फिर से उन्होंने उसकी डेड बॉडी के सारे पार्ट्स को एक सैंड की लेयर के ऊपर रीअसेंबल करा, मीन्स उसी शेप में वापस सेटल कर दिया, सैंड के ऊपर रख दिया जैसे वो पहले थे। इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में रखा, विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, और जहां जहां उसकी बॉडी को कट करके उसके बॉडी पार्ट्स को अलग किया गया था वहां उन्होंने पैडिंग कर दी, जिससे कि जो डैमेज हुआ था, जो कट्स हुए थे, वो छिप गए। और फिर क्या हुआ, द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, और फिर उस तरह उन्होंने टट के लिए एक नया बेड बना दिया, एक नया बिस्तर बना दिया, जहां पर टट अब रेस्ट कर रहा है, सो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ तक की जो कहानी है वो हार्वर्ड कार्टर की है, जो उसने 1922 में किया था। और जाही हवाज ने ये सब हमें बताया कि किस तरह हार्वर्ड कार्टर, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टट की डेड बॉडी को स्टडी करने के लिए किस तरह उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया था, ठीक है। आगे, आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सिक्वेंटली, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो आर्कियोलॉजी है यानी पुरानी चीज़ों को स्टडी करने वाला सब्जेक्ट आर्कियोलॉजी, वो धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली चेंज हो रही है, क्योंकि अब क्या हुआ है, इन इंटरवेविंग डिकेड्स, बीच में मीन्स इतने जो साल गए उनमें अब आर्कियोलॉजी चेंज होगी। जब से, कब से, कौन से इंटरवेविंग डिकेड्स हैं, वो है हार्वर्ड कार्टर की डिस्कवरी से लेकर जाही हवास तक के टाइम के, यानी 1922 से लेकर 2005 तक के जितने भी डिकेड्स गए हैं, उनमें अब जो आर्कियोलॉजी है वो चेंज हो गई है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। आज की आर्कियोलॉजी ट्रेजर यानी ये जो सोने वोने का सामान है इनके ऊपर कम फोकस करती है, एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगुइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। आज की जो आर्कियोलॉजी है वो लाइफ और डेथ की जो इंट्रीगुइंग मिस्ट्रीज हैं, जो अनसुलझे रहस्य हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, ना कि वेल्थ और ट्रेजर के ऊपर। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और आज की जो आर्कियोलॉजी है वो मॉडर्न है, टेक्नोलॉजिकल है, तो वो सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा डेलिकेट टूल्स का यूज़ करती है। हार्वर्ड कार्टर के ज़माने की तरह नहीं कि छेनी और हथौड़ा लेके डेड बॉडी को सेपरेट कर दे, और उसके टूल्स भी सोफिस्टिकेटेड हैं, जिनसे डेड बॉडीज या मम्मीज को या एंटीक चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचता, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और आज के आर्कियोलॉजिस्ट ने मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी अपनी स्टडी में शामिल कर लिया है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, अब बीच में बेटा यहाँ पे एक और डेट आ रही है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताया है। एक तो डेट हो गई आपके पास 1922 की, दूसरी डेट थी 2005 की, उसके बीच में 1968 और एक डेट बताई गई है, उसमें क्या हुआ था, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, लगभग कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी प्रोफेसर्स कौन होते हैं, जो मेडिकल के प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते, वो जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर लोग जो होते हैं उनको कहते हैं एनाटॉमी, जो हड्डियां वगैरह इन सब की स्टडी करते हैं। प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, जो चैप्टर के ऑथर है AR विलियम्स, ये बता रहे हैं कि 1968 में हार्वर्ड कार्टर के लगभग 40 साल बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे,
उन्होंने फिर से टट की डेड बॉडी को निकालकर उसका एक्सरे करा था एंड रिवील द स्टार्टलिंग फैक्ट्स, और उन्होंने स्टार्टलिंग मीन्स झकझोरने वाले शॉकिंग फैक्ट्स रिवील करे। वो क्या थे? बीनीथ द रेसिन, कि जो रेसिन था उसके नीचे, दैट केक द चेस्ट, वो रेसिन यानी वो ग्लू जिसने टुट के डेड बॉडी के चेस्ट को केक कर रखा था, यानी उसको जमा रखा था, उसको टाइट कर रखा था। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। तो उस ढांचे में से जब उस एनाटॉमी प्रोफेसर ने उसकी स्टडी करी, उसका एक्सरे करा, तो उसने पाया उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी और जो फ्रंट रिब थी वो दोनों हड्डियां मिसिंग थी। तो डेफिनेटली इसका ब्लेम उसने किसके ऊपर दिया होगा? हावर्ड कार्टर के ऊपर, क्योंकि उससे पहले हावर्ड कार्टर ने मम्मी को सेपरेट करा था उसकी स्टडी करने के लिए। तो उस एनाटॉमी प्रोफेसर ने ये रिवील करा, ये बताया कि टट की डेड बॉडी की जो ब्रेस्ट बोन है और फ्रंट रिब्स हैं वो मिसिंग हैं, वो गायब है। ओके स्टूडेंट, काफ़ी लंबा पढ़ लिया, इतना पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लेंथी चैप्टर है, आगे के चैप्टर्स में करेंगे, और जितना पढ़ा है उतना नोट्स ज़रूर बनाइएगा, समरी अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा।